हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बिजनेस इनकम के बारे में बताया था। बिजनेस इनकम है ना, उसका लेक्चर किया था। उसके साथ साथ मैंने बताया था एक तो हम ES 10 करने वाले हैं, PPE वाला, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और इसके अलावा हम इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्रीज कंट्रोल को भी करेंगे। तो बिजनेस इनकम तो हम कर चुके हैं। आज से हम इन्वेंट्री वाला पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद में हम ES 10 PP यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को करने वाले हैं। ठीक है, ओके जी। तो चलिए यहां पर इन्वेंट्रीज का मतलब नॉर्मली हम किस चीज से समझते हैं? स्टॉक से समझते हैं, है ना। आप कॉमर्स में हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो स्टॉक के बारे में, इन्वेंट्रीज के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री वर्ड या स्टॉक वर्ड सुनकर के आपको लगे कि ये क्या चीज है, ऐसा नहीं। तो ये जो इन्वेंट्रीज हैं, इससे रिलेटेड हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्वेंट्रीज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है 2 AS। तो AS 2 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से जो इन्वेंट्रीज है वो क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज को हम इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक बोलेंगे, और उसको किस तरीके से इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, और इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज और कंट्रोल किया जाएगा। तो वो सब कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पता होना चाहिए कि ये इन्वेंट्रीज स्टॉक्स के बारे में है। स्टॉक क्या होता है? जिसको हम, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसको हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, हमारा पर्पस होता है कि उसको हम बेचेंगे, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, है ना। अकाउंटिंग के अंदर हम समझते ही है ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, बैलेंस शीट में भी हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे, है ना। ओके जी। तो जो स्टॉक है वो क्या होता है? स्टॉक या गुड्स, हम उस चीज को बोलते हैं, गुड्स का ही एक्चुअल में हम स्टॉक लेते हैं। और गुड्स उस चीज को बोलते हैं जिस चीज को हम परचेज इसलिए करते थे ताकि हम उसको रीसेल कर सकें। अब इसमें बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, कुछ ट्रेडिंग होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक होते हैं, वो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स का भी इन्वेंट्री या स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है जिसको हम WI भी बोलते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर क्या होता है? बना बनाया गुड्स परचेज करते हैं, उसको सेल करते हैं। तो उस केस के अंदर जो वो गुड्स होता है उसको हम SIT, स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं। ओके जी, ठीक। आइए इन्वेंट्रीज को अच्छे से पढ़ाता हूं AS के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। सो इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स गुड्स परचेज। अब देखो, मैंने गुड्स के बारे में बताया था। गुड्स कौन सी चीज होती है? गुड्स वो होता है जिसको हम परचेज इसलिए करते हैं ताकि रीसेल करके प्रॉफिट कमाया जा सके, फायदा कमाया जा सके। जैसे किराने की दुकान वाले के अंदर जितना भी पड़ा है सामान, वो सब उसके लिए गुड्स है, क्योंकि वो सारा सामान उसने बेचने के लिए खरीदा है। एक AC या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की दुकान पे जाओगे तो उसके लिए वो गुड्स हैं। एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी के लिए वो गुड्स हैं, है ना। तो गुड्स का डेफिनेशन अलग अलग होता है। जैसे ये मेरे लिए जो बिल्डिंग है, ये एक गुड्स नहीं है, एक प्रॉपर्टी है। बट प्रॉपर्टी डीलर जो प्रॉपर्टीज को परचेज ही करता है बेचने के लिए, उसके लिए वो गुड्स हो सकता है। मेरे यहाँ पर जो AC लगा हुआ, ये मेरे लिए गुड्स नहीं है, ये मेरे लिए एसेट है। बट जो AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या AC ट्रेडिंग कंपनी है, उनके लिए गुड्स है, क्योंकि उसको बनाते हैं और परचेज इसलिए करते हैं ताकि आगे बेच सकें। तो गुड्स जो होता है वो परचेज इसलिए किया जाता है ताकि उसको रखा जा सके रीसेल के लिए, बेचने के। ठीक है, तो वो इन्वेंट्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, गुड्स परचेज बाय अ रिटेलर हेल्ड फॉर रीसेल। रिटेलर जो होते हैं दुकानदार, आसपास बहुत सारी दुकानें देखते होंगे, है ना। कोई किस चीज की दुकान है, कोई किस चीज की दुकान है, सबके लिए गुड्स अलग अलग हैं, लेकिन गुड्स वो है जिसको उन्होंने रखा है, हेल्ड कर रहा है रीसेल के लिए। कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्ड फॉर रीसेल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं रीसेल के लिए, खरीदे और बेचेंगे तो वो क्या हो गए? आपके गुड्स हो गए। लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज हेल्ड फॉर रीसेल। एक लैंड हम खरीदते हैं क्यों? ताकि हम उसको यूज कर सके, उस पर अपना घर बना सके या बिल्डिंग बना सके या दुकान बना सके, वो गुड्स नहीं है। लेकिन हमने लैंड इसलिए खरीदी है ताकि हम उसको बेच सके, बेचने के लिए खरीदी है, तो फिर वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा। ओके जी। Inventories also consist of finished goods, work in progress and produced by the enterprises
देखो जो फिनिश गुड्स होता है वो भी इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP वो भी गुड्स की कैटेगरी में आता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है आप जानते होंगे, फिर भी बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चिप्स बनाने वाली कंपनी, अब वो पोटैटो यानी कि आलू की चिप्स बनाती है, बहुत सारे आलू पड़े वो रॉ मटेरियल है, कुछ चिप्स बन चुकी है वो फिनिश गुड्स है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा पड़ा है कि जिस दिन हम स्टॉक चेक कर रहे हैं उस दिन वो ना आलू है ना चिप्स है, बीच की स्टेज में है, तो उसको हम WIP बोलते हैं। तो ईयर एंड पर या पर्टिकुलर डेट पर जब भी हम स्टॉक चेक करेंगे जाके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, तो कुछ रॉ मटेरियल भी मिलेगा, कुछ WIP भी मिलेगा और कुछ फिनिश गुड्स भी मिलेगा, लेकिन तीनों को रखने का उद्देश्य जो है वो बेचना है, रीसेल करना होता है। ओके ठीक। मटेरियल्स मैंने बता दिया। मेंटेनेंस सप्लाईज, बहुत सारी सप्लाईज ऐसी होती है जो मेंटेनेंस करने के लिए होती है, कंज्यूमेबल करने के लिए होती है। लूज इक्विपमेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। अभी तक हमने ये चीज समझी है कि ऐसा रॉ मटेरियल, ऐसा WIP, ऐसा फिनिश गुड्स जिसको हम रीसेल करने के लिए रखा है वो स्टॉक है, इन्वेंट्री है। बट इसके अंदर एक चीज और एड ऑन हो जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो क्या है, वो ये है कि ऐसी सारी सप्लाईज है ना, ऐसा सारा मटेरियल, ऐसा सारा मेंटेनेंस सप्लाईज जो मेंटेन करने के लिए कंज्यूम हो जाएगी, जैसे लूज इक्विपमेंट्स जो उस प्रोसेस में यूज हो जाएंगे, किस प्रोसेस में, यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएगी, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी सप्लाईज, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, तो वो भी गुड्स होंगे, वो भी क्या होंगे, गुड्स होंगे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारे यहां पर आगे टॉपिक, इन्वेंट्रीज डज नॉट इंक्लूड मशीनरी पार्ट्स। इन्वेंट्रीज के अंदर मशीनरी पार्ट्स इंक्लूड नहीं होंगे, दैट कैन ओनली बी यूज्ड इन द रिलेशन टू एन आइटम ऑफ फिक्स एसेट। वो फिक्स एसेट से रिलेटेड है और उसको हम AS 10 के अंदर जो पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर दिखाएंगे, तो PPE के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, मशीन वैसे भी एसेट होती है, उसके लिए कोई इक्विपमेंट परचेज किया है तो वो गुड्स होगा। ओके नेक्स्ट आगे आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वो कैसे डिफाइन करता है इन्वेंट्रीज को, आइए पढ़ते हैं। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, जो CA का कोर्स भी करवाती है, तो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इशू किया है जो कि इन्वेंट्रीज के ऊपर लगता है, और वो क्या बोलता है, द इन्वेंट्रीज एसेट्स आर, इन्वेंट्रीज एसेट्स होती है, कौन सी एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, आपको पता है ना। करंट एसेट्स के अंदर हम इन्वेंट्रीज को लिखते हैं, उसमें रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स ये सब लिखते हैं ना। ओके तो इन्वेंट्रीज एसेट्स आर, कौन सी एसेट होती है, इन्वेंट्रीज होती है। स्टॉक कौन सा होता है, हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस। जैसे फिनिश गुड्स को नॉर्मली हम बेचते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमने उस गुड्स को रखा ही इसलिए है ताकि हम उसको रीसेल कर सके, सेल करने के लिए उद्देश्य से रखा है, वो इन्वेंट्रीज है। और क्या, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल्स, या फिर जैसे रॉ मटेरियल पड़ा है, अब रॉ मटेरियल यानी कि आलू पड़े, आलू हम बेचते नहीं, हम सब्जी वाले नहीं, हम तो चिप्स बना के बेचते हैं, लेकिन आलू तो पड़े हैं ना, हाँ तो वो भी गुड्स है। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल को बेचने के उद्देश्य से तो नहीं रखा है, हेल्ड फॉर रीसेल नहीं रखा है, बट उस रॉ मटेरियल को हमने प्रोडक्शन के लिए रख रखा है कि उससे हम रॉ मटेरियल को हम जो है फिनिश गुड्स में प्रोसेस करके निकालेंगे और फिर फिनिश गुड्स को बेचेंगे, तो वो रॉ मटेरियल भी क्या हो गया, हमारा इन्वेंट्री हो गया। तो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच से, जैसे कि रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों को ही हमने इसलिए रख रखा है कि इसके ऊपर प्रोसेस होगा, फिर इसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचेंगे जी। नेक्स्ट, एज मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे, देखो जब हम आलू से चिप्स बनाएंगे या और भी बहुत सारी, जैसे लकड़ी है उससे हम गेट बनाएंगे ना, विंडोज बनाएंगे ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई भी रॉ मटेरियल ले लो जो आपको आ सकता है। मैं तो सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई पोटैटो चिप्स बना रहे हैं या फिर जो हम केचप बना रहे हैं, सॉस बना रहे हैं, तो टोमेटो ले लिए उससे, ओके, तो वो रॉ मटेरियल है, उससे हम प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स
और बहुत सारी सप्लाईज यूज होगी उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। अब वो कौन कौन सी होगी, कुछ सर्विसेज भी यूज हो सकती है। वो कौन कौन सी होती है, स्टोर्स होते हैं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स होता है, वो जो कंज्यूमेबल होता है। और अगर वो सारी चीजें कंज्यूमेबल हो गई, उस प्रोसेस के अंदर ही खत्म हो गई, उसको फर्दर प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हम, तो उसको भी हम जो है इन्वेंट्रीज की कैटेगरी में रखेंगे। ये थोड़ा सा न्यू है, इसको आप अच्छे से समझ के याद करके जाना, आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड मशीनरीज एंड मशीनरीज पार्ट्स। दोनों ही AS2 के अंदर इंक्लूड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम कि जो इन्वेंट्रीज हैं उसके क्या क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्रीज के टाइप्स दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 3 तरह का इन्वेंट्री होता है। एक रॉ मटेरियल होता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है, एक फिनिश गुड्स होता है। रॉ मटेरियल जैसे कि टोमेटो, फिनिश गुड्स जैसे केचप यानी सॉस की बोतलें भर के बन गई है, वो फिनिश गुड्स हो गया। WIP मतलब दोनों ही नहीं, बीच की स्टेज में है, अभी प्रोसेस उस पर चल रहा है, काम चल रहा है ना। ओके जी, तो ये तीनों के तीनों एक एंड डेट पर, ईयर एंड डेट पर कितना हमारे पास क्लोजिंग में पड़ा है वो हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्रीज के अंदर। लेकिन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, प्रोडक्शन नहीं करती है, इसलिए वो बना बनाया फिनिश गुड्स ही परचेज करती है और सेल करती है। आप अपने आसपास बहुत सारी दुकानें देखते हो छोटी मोटी जो सब यही काम करते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, तो उनके लिए फिनिश गुड्स क्या है, इन्वेंट्रीज है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं फर्दर। कुछ स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस है, यानी कि ना कुछ वैधानिक मतलब कानून लीगली हमको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, तो हमारा एक्ट लगता है इन कंप्लायंसेस के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल नंबर 3 है, जो आपको याद होगा। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीनल दे रखा होगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इन कंपनीज अकाउंट के अंदर हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। कंपनीज अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लेक्चर्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल नंबर 3 जो है वो ये बोलता है कि हर कंपनी को जो भी गुड्स हैं, है ना, जो भी गुड्स की कैटेगरी उसको रिक्वायर्ड है, चाहे रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट के अंदर उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ओके, तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स अंडर अ ब्रॉड हेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज। तो उनको हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, मतलब दिखाना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है। वैसे भी बैलेंस शीट के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर भी दिखाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L का आपको अगर फॉर्मेट याद हो कंपनीज का, तो एक्सपेंसेस के अंदर रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिखाते हैं और उसके बाद में परचेज ऑफ SIT दिखाते हैं, उसके बाद में हम दिखाते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तब भी समझ में आएगा जब आपको बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट याद होगा। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज दिखाते हैं, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ WIP एंड SIT। और इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर करंट एसेट्स के अंदर हम इन्वेंट्रीज को दिखाते हैं। ओके, ठीक, ओके, तो वो दोनों यहां पर लिखा हुआ है, तो ये डिस्क्लोज हमें करना पड़ता है। अब ये जो हम इन्वेंट्रीज को डिस्क्लोज करते हैं, बताते हैं कि भाई ईयर एंड पर या एक पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास कितना इन्वेंट्रीज है, तो उस इन्वेंट्री को वैल्यूड कैसे करें, मतलब उसका वैल्यूएशन कैसे करें, उसकी प्राइस क्या ले, कॉस्ट ले या फिर रीसेल प्राइस ले। ओके, ठीक, तो देखिए अकॉर्डिंग AS2 देयर इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो क्या है, कॉस्ट ले लो और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले लो, रीसेल वैल्यू नहीं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट मतलब उसको कितने में खरीदा है या उसके ऊपर प्रोसेस करके कितना खर्चा लग चुका है, वो कॉस्ट ले लो। रॉ मटेरियल है तो कितने में परचेज किया, WIP है तो कितना प्रोसेस होके उस पर कॉस्ट लग गई है, फिनिश गुड्स है तो उसको बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है वो ले लो। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब हो गया अगर आज के दिन मार्केट में हम ये वाली इन्वेंट्री या ये वाला स्टॉक खरीदने जाए तो कितने में मिलेगा, तो वो हो गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर,
है ना, इन दोनों में से जो कम हो, विचेवर इज लेस या विचेवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो उस पे हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, उस प्राइस पे इन्वेंट्री को हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एंड बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर शो करेंगे। ओके, तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ लेवल ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इन्वेंट्रीज के अंदर। फिर आता है इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम। अब यहां से फिर हमारा मामला इन्वेंट्री कंट्रोल की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम आगे जाके लिफो फिफो मेथड भी करेंगे। ओके, तो इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर हम देखें तो देयर आर टू मेजर मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द फिजिकल क्वांटिटी एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज सोल्ड एंड इन, मतलब भाई कितनी क्वांटिटी स्टॉक की आई, फिर उसमें से कितनी बेच दी, कितनी क्लोजिंग में पड़ी है, तो इसको वैल्यूज करना, इसको एक तरीके से रिकॉर्डिंग करना, इसके दो मेथड है। ओके, तो दो मेथड क्या क्या, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक है परपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब आता है हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम नाम से पता चलता है कि पीरियड वाइज हम देखते हैं, डेली का चेक नहीं करते कि मॉर्निंग में हमारे पास कितनी स्टॉक पड़ा था, कि मॉर्निंग में भाई साहब कितने जो है ये कैलकुलेटर पड़े थे, अगर मैं कैलकुलेटर बनानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, भाई मॉर्निंग में हमारे पास, या ट्रेडिंग कंपनी, मॉर्निंग में हमारे पास इतने कैलकुलेटर पड़े थे, इतने हमने और खरीदे, इतने बेच दिए, तो जब डे एंड हुआ है ना, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना, ऐसा चेक नहीं करती, ये नहीं करेंगे, ये परपेंचुअल में करेंगे। पीरियोडिक में क्या करते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जब ईयर एंड होगा तो उस दिन देखते हैं, क्योंकि ईयर एंड में हमें स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, तो उस दिन हमें बैलेंस शीट के अंदर और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर स्टॉक्स को दिखाना पड़ता है, इन्वेंट्रीज को दिखाना पड़ता है, तो उस दिन हम चेक कर रहे हैं कि भैया पूरे ईयर का है, कि जब ईयर स्टार्ट हुआ था, है ना, 1 अप्रैल को, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल 2023 को, तो उस दिन स्टॉक कितना था हमारे पास, उसके बाद पूरे साल में हमने कितना परचेज किया, और एंड में हमारे पास कितना बचा हुआ है, तो वो हो जाएगा क्लोजिंग। ठीक है, तो वो जो मेथड है वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आता है, उसको हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ अभी, द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग इन्वेंट्रीज बाय टेकिंग द एक्चुअल फिजिकल काउंट, उस दिन हम जाके फिजिकली काउंट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, वेट करेंगे ऑफ ऑल इन्वेंट्रीज आइटम ऑन द पर्टिकुलर डेट एट विच द इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड, जिस दिन आपको इन्वेंट्री पता करनी है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक में कितनी इन्वेंट्री पड़ी है एक पीरियड की, तो उस दिन हम जाके फिजिकली चेक करेंगे, उस दागे हम फिजिकली काउंट करेंगे और उनका मेजरमेंट भी करेंगे, कि मेजरमेंट मतलब वैल्यूएशन करेंगे, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लॉस उस पर। ठीक है, और ये अधिकतर कब होता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, देयर इज अ फिजिकल काउंट ऑफ द स्टॉक, फिजिकली काउंट करते हैं, आफ्टर विच द रिकॉर्ड इज एडजस्टेड एंड अपडेटेड अकॉर्डिंगली, और उसके बाद कंप्यूटर में या जो हमारे अकाउंटिंग में शो हो रहा है डेटा, वो ईयर एंड के हिसाब से जो फिजिकली हमारे पास डेटा पड़ रहा है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब आपके अकाउंट शो कर रहे हैं कि 1 लाख क्वांटिटी का ये स्टॉक पड़ा है, हम पर्टिकुलरली ईयर एंड पर जाके काउंट करके देखेंगे कि 1 लाख रुपीज का गुड्स पड़ा है कि नहीं कर पड़ा है, कितनी क्वांटिटी है, वो सही मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये पीरियोडिक कॉन्सेप्ट हो गया इन्वेंट्री सिस्टम का। सेकंड नंबर आता है परपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसको हम आगे करेंगे फिफो के अंदर और लिफो के अंदर। परपेंचुअल में क्या करते हैं, डेली बेसिस पे चेक करते हैं, फिजिकली काउंट करते जाके, ओनली कंप्यूटर में शो हो रहा है वो नहीं, कंप्यूटर में क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है 20, तो जाके काउंट करेंगे 20 है कि नहीं, डेली। तो देखिए उसके लिए हम एक अलग से स्टेटमेंट बनाते हैं, या उसके लिए हम एक जो है सीट तैयार कर लेते हैं, है ना, ओके, और फिजिकली काउंट करते हैं, तो इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, वर्कर भी ज़्यादा लगते हैं, सुपरवाइजर्स की भी जरूरत पड़ती है, तो एक्सपेंसिव है थोड़ा, वो एक्सपेंसिव नहीं है। ओके, द परपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, देखो इसको पढ़ के देखते हैं। द परपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज बैलेंसेस आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इशू, हर एक रिसिप्ट और इशू, रिसिप्ट और इशू मतलब क्या हो गया, कितना परचेज करके लाए, रिसिप्ट हो गया, ये कैलकुलेटर आया, ये रिसिप्ट हो गया, फिर कितने गए, वो इशू हो गया, इशू मतलब बेचने के लिए भेज दिए, रिसिप्ट मतलब खरीद लिए। तो एक
जो इन्वेंट्री है या स्टोर लेजर बनता है ना, जहां पर वो स्टॉक रखा जाता है ना, उस वेयर हाउस के अंदर या उस गोडाउन के अंदर या उस रूम के अंदर, तो वहां से कितना बेचने के लिए चला गया और कितना फिर हमने परचेज किया, उसको डेली बेसिस पर काउंट करना फिजिकली, वो होता है हमारा परपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अ सेपरेट अकाउंट इज केप्ट, इसके लिए सेपरेट अकाउंट केप्ट करते हैं। स्टोर कीपर को जो है हम अपॉइंट करते हैं, उसकी सैलरी देते हैं, तो जो सेपरेट अकाउंट है वो रखा जाता है। इच टाइप ऑफ इन्वेंट्री कार्ड रखा जाता है, या एक सीट तैयार कर दी जाती है कि परचेज कितना किया, सेल कितना किया इन्वेंट्रीज को पूरे ईयर के अंदर रूटीन में। ओके, टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ सब्सिक्वेंट लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, ताकि एक्यूरेसी आ सके डेटा के अंदर, फिजिकल इन्वेंट्री मस्ट बी चेक्ड एंड कंपेयर्ड विद इन द रिकॉर्ड बैलेंस। और डेली के डेली उसको बैलेंस के साथ चेक करके रिकॉर्डिंग को भी चेक करते हैं फिजिकली। देखो फिजिकली मतलब जाके काउंट करना, ओनली कंप्यूटर में शो हो रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं होना। अंडर दिस सिस्टम द कॉस्ट ऑफ गुड्स रिलीज इज डिटरमाइंड द डायरेक्टली एंड इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इज द टेकन एज द रेजिडुअल फिगर विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री लेजर। मतलब जब भी आपको पता करना है कि आज का स्टॉक कितना है, तो आप बिल्कुल 100% अच्छे से पता कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली वो काउंट हो चुका है और मेजर भी हो चुका है जी। तो ये होता है आपका परपेंचुअल। आगे लास्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है इन्वेंट्री टेकिंग क्या होता है। देखो साल भर में 1-2 दिन ऐसे जरूर निकाल देते हैं, उस दिन सब कुछ बंद करके ओनली फिजिकल काउंटिंग करते हैं कि जो कंप्यूटर शो कर रहा है, जो अकाउंटिंग शो कर रही है, जो स्टॉक अकाउंट शो कर रहा है, उस हिसाब से हमारे पास उतनी क्वांटिटी का जो है स्टॉक है या नहीं, उतनी वैल्यू का स्टॉक है या नहीं। तो 2 दिन बिजनेस बंद करके ऐसा चेक जरूर किया जाता है। 1 ईयर में या एक अकाउंटिंग पीरियड में एक बार ऐसा 100% होता है। ये ईयर एंड होने से 2 दिन पहले हो सकता है या ईयर एंड होने के 2 दिन बाद हो सकता है, लेकिन करते जरूर हैं ऐसा 2 या 3 दिन पूरा बिजनेस बंद करके ओनली इन्वेंट्री की चेकिंग फिजिकली करना, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टेकिंग। देखो लिखा हुआ है ऑल वर्क इज सस्पेंडेड, सारा वर्क सस्पेंडेड कर दिया जाता है 1 or 2 days, 2 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड फिजिकल इन्वेंट्री इज टेकन फॉर एवरीथिंग इन द वेयर हाउस एंड स्टोर। स्टोर में, वेयर हाउस में बेचने के लिए कितनी रखी हुई है सबको फिजिकली काउंट किया जाता है। इन्वेंट्री टेकिंग कैन नॉट बी डन ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग, जरूरी नहीं है कि जिस दिन ईयर एंड हो रहा हो उसी दिन आप ऐसा करो, आप उससे कुछ दिन पहले भी कर सकते हो और कुछ दिन बाद भी कर सकते हो। 31 मार्च को जब ईयर एंड होता है उस दिन जरूरी नहीं है, उस दिन से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आप इन्वेंट्री टेकिंग डेज निकाल सकते हैं, सारा काम सस्पेंड करके फिजिकली इन्वेंट्री को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और अकाउंटिंग से उसको मैच कर सकते हैं। इसके लिए आप एक स्टोर लेजर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि बहुत ईजी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये जो परपेंचुअल वाला मेथड बताया है ये कैसे होता है इसको मैं आपको करके बताऊंगा। यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल पे जाएंगे जहाँ पर FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को हम समझेंगे और स्टोर लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे, है ना, कि जो स्टोर का स्टोर कीपर होता है वो किस तरीके से स्टोर लेजर अकाउंट बनाता है, किस तरीके से रिसिप्ट होता है, इशू होता है, वो सब कुछ हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।